ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट 2026 16 फरवरी से 20 फरवरी के दौरान नई दिल्ली में होने जा रहा है और ये समिट भारत की ग्लोबल एआई गवर्नेंस में विशिष्ट भूमिका को स्थापित कर सकता है। किस प्रकार से स्थापित करेगा, इस वीडियो के माध्यम से हम यही जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इस बात को भी जानिएगा कि एआई को लेकर के ये पहला वैश्विक सम्मेलन नहीं है, इससे पहले भी कई महत्वपूर्ण सम्मेलन हो चुके हैं और उसी की श्रृंखला में ये चौथा समिट है। यानी वर्ष 2023 में भी एक समिट हुआ था जिसको हम जानते हैं ग्लोबल एआई सेफ्टी समिट के नाम से, और ये कहां पर हुआ था, ये ब्लेचली पार्क यूके में हुआ था, जिसमें 28 देशों ने ब्लेचली डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर भी किए थे। फिर उसके बाद वर्ष 2024 में सियोल में एक सम्मेलन हुआ जिसने सुरक्षा के अलावा एआई को लेकर के जो नवाचार है, जो इनोवेशन है, उस पर विशेष रूप से फोकस करने की कोशिश की। फिर वर्ष 2025 में ग्लोबल एआई एक्शन समिट हुआ पेरिस में और इसने एआई के व्यावहारिक क्रियान्वयन और आर्थिक अवसरों को विशेष रूप से फोकस किया। अब ये ग्लोबल एआई इंपैक्ट समिट है जो कि भारत में होने जा रहा है 16 फरवरी से 20 फरवरी के दौरान, और भारत के दृष्टिकोण को आप इस समिट की थीम से समझ सकते हैं। इस समिट की थीम क्या होगी? इस समिट की थीम होगी पीपल प्रोग्रेस, पीपल प्लैनेट एंड प्रोग्रेस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि भारत जो है एआई के माध्यम से व्यक्तियों की अलग अलग तरह, लोगों की अलग अलग तरह की समस्याओं का समाधान करना चाहता है। जैसे वो कृषि क्षेत्र में इसका प्रयोग करना चाहता है, शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग करना चाहता है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रयोग करना चाहता है, और भाषाई स्तर पर भी ग्लोबल एआई का या एआई का प्रयोग करना चाहता है, भाषाई स्तर पर भी, ताकि अलग अलग तरह की समस्याओं का समाधान किया जा सके। इसके अलावा भारत ग्लोबल साउथ का भी एक प्रतिनिधित्व करना चाहता है। ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधित्व क्यों करना चाहता है? क्योंकि अगर आप एआई के अलग अलग टूल्स पर देखें या एआई के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर देखें तो उस पर विकसित देशों की खास तौर से आप पकड़ पाएंगे, और विशेष तौर से चीन की और अमेरिका की उस पर काफी पकड़ है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी पकड़ है, अवसंरचना पर काफी पकड़ है। इसके कारण एक ग्लोबल एआई डिवाइड भी पैदा हो गया है। तो भारत की पूरी कोशिश है कि जो विकासशील देशों के मुद्दे हैं उनको यहां पर रखा जाए, विकासशील देश और विकसित देशों के बीच एक ब्रिज बना जाए, ठीक है, और उसके केंद्र में है लोग। साथ ही प्लेनेट किस प्रकार से केंद्र में आ जाता है? आप ये जानते हैं कि जो बड़े एआई मॉडल्स हैं उनको विकसित करने के लिए, डेटा सेंटर्स को लगातार चलाने के लिए 24/7 बिजली की आवश्यकता होगी। इससे कार्बन उत्सर्जन बढ़ सकता है, इसलिए आपको ऊर्जा के ऐसे स्रोत खड़े करने होंगे जो रिलायबल भी हों और सस्ती ऊर्जा भी प्रदान करते हों और कार्बन उत्सर्जन भी, एक तरह से कार्बन उत्सर्जन करके पर्यावरण समस्या को न भी बढ़ाते हो, यानी कार्बन उत्सर्जन नहीं होने देना है, आपको स्वच्छ ऊर्जा के स्रोत खड़े करना है। प्रोग्रेस किसकी सुनिश्चित करनी है? प्रोग्रेस सभी की सुनिश्चित करनी है। जैसा कि अभी आपको बताया था कि एक एआई डिवाइड खड़ा हो रहा है विकसित देशों के बीच और ऐसे देश जिनके पास कम संसाधन है, जो एआई पर रिसर्च नहीं कर सकते, इनोवेशन नहीं कर सकते, निवेश नहीं कर सकते, तो इसको भी खत्म करना है। एआई के माध्यम से सभी की प्रोग्रेस को सुनिश्चित करना है। तो ये थीम भारत के दृष्टिकोण को सीधे तौर पर प्रस्तुत करती है। लेकिन एआई को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण वैश्विक चिंताएं भी मौजूद हैं। जैसे एआई से रोजगार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, विशेष तौर से अगर आप डेटा एंट्री या जो कस्टमर सर्विस है उनको देखें तो एआई के प्रयोग से वो खत्म हो सकती हैं। इसके अलावा ऊर्जा संसाधनों पर दबाव बेहद ज्यादा बढ़ सकता है। एक ग्लोबल एआई डिवाइड पहले से ही पैदा हो गया है, ये अभी हमने आपको दिखाया कि इस प्रकार से पैदा हुआ है। इसके बावजूद भी अलग अलग देश इसमें निवेश कर रहे हैं। क्यों निवेश कर रहे हैं? क्योंकि इससे आर्थिक अवसरों का विस्तार हो रहा है, इससे साइबर सुरक्षा मजबूत हो रही है, सैन्य सुरक्षा इससे मजबूत हो रही है, और ये वैश्विक प्रतिस्पर्धा में देशों को बढ़त भी हासिल करवाता है। इसलिए विकसित देश इसमें लगातार निवेश कर रहे हैं। तो एक समानता क्रिएट भी करने की आवश्यकता है और भारत का इस समिट में ये फोकस रहने वाला है। इस समिट की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इस बात को विशेष तौर से ध्यान में रखिएगा कि दृष्टि संस्थान ने आपकी जीएस की तैयारी को पूरी तरह से कराने के लिए हाल ही में एक कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। ये मात्र 24,999 में जीएस की तैयारी को मात्र 14 महीने में पूरा करा देगा। और इसकी सबसे खास बातों में शामिल है कि इसको करने के बाद जब आप दृष्टि संस्थान की किसी शाखा में जाएंगे और जीएस फाउंडेशन ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेंगे तो ये सारी फीस वहां पर एडजस्ट होगी, यानी एक तरह से ये आपको फ्री में पड़ जाएगा। इसके संबंध में जो बैच है वो आपको
हिंदी, इंग्लिश और हिंग्लिश तीनों में ही उपलब्ध होंगे। इंग्लिश का जो बैच होगा उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में चीजें समझाई जाएंगी, नोट्स उपलब्ध होंगे इंग्लिश में। तीनों में से किसी भी बैच में आप एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर लीजिए। साथ ही अगर आपको इस फीस में मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो आप मनीष कोड का इस्तेमाल करिएगा। इस कोड का इस्तेमाल करने पर आपको यहां पर मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। ये फीस आप ईएमआई पर भी जमा करा सकते हैं। इस कोर्स के अंतर्गत आपको 2 वर्षों की करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस मिलेगा। जो पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ फाइल मिलेगी। 10 कलर प्रिंटेड बुकलेट्स होंगी जो जीएस के अलग अलग विषयों को कवर करेंगी। आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर सकें इसके लिए प्रीलिम्स और मेंस के 18 टेस्ट भी होंगे। तो अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज है। चूकिए मत, तुरंत एडमिशन लीजिए। दृष्टि लर्निंग ऐप के माध्यम से भी आप अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का अगर डाउट होगा तो 8750187501 पर कॉल कर लीजिएगा। अब चलिए इस समिट के जो भारत में होने जा रहा है 16 फरवरी से 20 फरवरी के दौरान, तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या होंगी? विशेषताओं में एक ये भी है कि इसमें बहुत बड़ी वैश्विक भागीदारी होने वाली है। 100 से अधिक देश इसमें भागीदारी करने वाले हैं। ऐसा माना जा रहा है कि 15 से 20 से भी अधिक इसमें राष्ट्राध्यक्ष भाग ले सकते हैं। इसमें विश्व की 40 से अधिक कंपनियों के सीईओ भाग ले सकते हैं। विश्व के 50 से अधिक जो अलग अलग मंत्रालयों के मंत्री हैं वो भी इसमें भाग ले सकते हैं। अलग अलग विषयों पर एक चर्चा होगी, विस्तृत चर्चा होगी। एआई और रोजगार को लेकर के, एआई मॉडल के लिए ट्रस्ट और सेफ्टी प्रोटोकॉल को लेकर के, विभिन्न उद्योगों में एआई के उपयोग को लेकर के भी चर्चा होगी। 500 से अधिक एआई स्टार्टअप का प्रदर्शन किया जाएगा और 500 से अधिक सत्र भी आयोजित किए जाएंगे जो एआई से जुड़े हुए अलग अलग विषयों को कवर करेंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो इस समिट में आप एक भू राजनीतिक आयाम को भी देख सकते हैं। किस प्रकार के आयाम को देख सकते हैं? जैसे इस समिट में भारत ने चीन को भी आमंत्रित किया है। ये चीन और भारत के नरम होते हुए रिश्तों को भी प्रकट करता है, क्योंकि हाल ही में चीन और भारत ने 5 सालों के बाद अपनी उड़ानें भी चलाई हैं और एक बार फिर से चीन ने जो रेयर अर्थ मिनरल्स है उसको लेकर के क्लियरेंस देना शुरू कर दिया है और अब एआई समिट में उसको आमंत्रित किया गया है। तो ये भारत और चीन के एक तरह से नरम होते हुए रिश्तों को भी प्रकट करता है। साथ ही इस समिट से पहले एक प्री समिट भी हुआ है जो कि वॉशिंगटन डीसी में हुआ है, जिसमें भारत और अमेरिका ने एक तरह से सहयोग किया है। और वो जो सहयोग प्री समिट जो है जो जनवरी 2026 में हुआ है उसके अंतर्गत आप देखेंगे कि भारत ने कहीं ना कहीं ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधित्व किया है और वो ग्लोबल साउथ के ग्लोबल नॉर्थ के साथ एक इंटरेक्शन को भी प्रदर्शित करता है। जैसा कि अभी हमने कहा था कि ग्लोबल साउथ की समस्याएं अलग हैं, उसे अपनी कृषि का विकास करना है, स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान करना है, गरीबी उन्मूलन भी करना है और उसके विकास में अगर भाषा समस्या आ रही है तो एआई के माध्यम से उसका समाधान भी करना है। तो भारत इन सभी विषयों को एआई समिट में उठा करके ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधित्व करना चाहता है और कहीं ना कहीं ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के बीच भारत एक ब्रिज बनने की भी कोशिश निश्चित रूप से करेगा। यह भारत का दृष्टिकोण भी है कि ग्लोबल साउथ का भारत प्रतिनिधित्व करे और साथ ही अपने आप को न केवल भारत को एक एआई ताकत के रूप में प्रस्तुत करना है बल्कि एआई शासन व्यवस्था के को आर्किटेक्ट के रूप में प्रस्तुत करना है कि वो एआई शासन व्यवस्था को एस्टेब्लिश करने में, ग्लोबल एआई शासन को एस्टेब्लिश करने में एक प्रमुख भूमिका का निर्वहन भारत कर रहा है। वैश्विक सहयोग के बारे में बात करें तो पिछले कुछ समय से जैसे आपने देखा कि समिट एस्टेब्लिश हो ही रही है, जैसे G20 ने भी एआई प्रिंसिपल्स एस्टेब्लिश किए हैं। एआई को लेकर के अलग अलग जो सिद्धांत हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं उसके द्वारा डेवलप किए गए हैं। इसके अलावा अफ्रीकन डिक्लेरेशन भी हमें देखने को मिला है ऑन एआई पर, और इसके अलावा एक हैम्बर्ग डिक्लेरेशन ऑन रेस्पॉन्सिबल एआई भी हमें देखने को मिला है। तो एआई के यूज को लेकर के अलग अलग डिक्लेरेशन वैश्विक स्तर पर देखने को मिल रहे हैं जो एआई गवर्नेंस को एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। एक वैश्विक सहयोग भी हमें इसको देखने को मिलता है। भारत के सामने किस प्रकार की चुनौती है? भारत के सामने एक जो सबसे बड़ी चुनौती है एआई के अंतर्गत, वो चुनौती है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के। कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के चुनौती है? जैसे भारत का जो इंडिया एआई समिट, इंडिया एआई मिशन है, इंडिया एआई मिशन है, उसकी शुरुआत कब हुई थी? इंडिया एआई मिशन की 7 मार्च 2024 को इसको अप्रूवल मिला था, 7 मार्च 2024। इसके लिए फंड 5 साल के लिए कितना रखा गया? 10,372 करोड़ रुपए का फंड रखा गया, जो भारत में मजबूत और समावेशी एआई इकोसिस्टम का निर्माण करेगा। ठीक है, ये रखा गया। इसमें भारत को करना क्या है कि भारत जो अपने एक तरह से फाउंडेशनल मॉडल है, फाउंडेशनल एआई मॉडल है, वो विकसित करेगा। जैसे
जीपीटी फाउंडेशनल मॉडल है, जैसे जेमिनी फाउंडेशनल मॉडल है उस तरह के, और साथ ही स्मॉल लैंग्वेज मॉडल भी विकसित करेगा जो कि छोटे छोटे स्टार्टअप्स और छोटे व्यवसायों के लिए विशेष रूप से उपयोगी हो सकते हैं। और इसमें जो कम जीपीयू की आवश्यकता पड़ेगी, जीपीयू इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। जीपीयू का मतलब क्या है? ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। ये एक ऐसा नेटवर्क है जो एआई ट्रेनिंग के साथ साथ जो भारी प्रोसेसिंग डेटा है उसको, भारी प्रोसेसिंग डेटा जैसे जटिल कार्यों को पैरेलली करने के लिए सॉफ्टवेयर, तेजी से करने के लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर उपलब्ध कराता है। तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करना बहुत जरूरी है। विशेष तौर से अगर आप लार्ज एआई मॉडल खड़ा करना चाहते हैं तो आपको जीपीयू की आवश्यकता पड़ेगी, एडवांस्ड जीपीयू की। अब भारत की इसके अंतर्गत जो निर्माण क्षमता है उसमें बहुत अभाव है, तो भारत की निर्भरता किस पर है? विशेष तौर से अमेरिका के आयात पर है, जो भारत के लिए एक जोखिम का निर्माण करती है। तो भारत को इसमें अपनी क्षमता बढ़ानी है, विशेष तौर से अगर भारत बड़े जो एआई मॉडल है वो विकसित करना चाहता है। दूसरी भारत के सामने चुनौती ऊर्जा को लेकर भी है, क्योंकि बड़े एआई मॉडल को चलाने के लिए, ट्रेन करने के लिए और साथ ही जो डेटा सेंटर है उसको 24/7 चलाने के लिए आपको सस्ती ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी और निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। निरंतर ऊर्जा का एक बेहतर स्रोत सोलर एनर्जी या पवन एनर्जी, विंड एनर्जी को नहीं माना जाता है, क्योंकि उसमें एक व्यवधान आ सकता है। अगर सूर्य पूरी अपनी चमक के साथ है तो एक लगातार ऊर्जा का निर्माण होगा, लेकिन अगर बादल आ गए तो उस ऊर्जा के निर्माण में एक व्यवधान भी उत्पन्न होगा। इसी तरह से विंड एनर्जी की हालत है, पवन की तेज गति है तो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है और नहीं हो रही तो उसमें एक विश्वसनीय स्रोत, लगातार एक निर्बाधित स्रोत नहीं है, मतलब एक बाधित स्रोत के रूप में कहेंगे तो आपका एक लगातार सस्ता ऊर्जा आपको लगातार ऊर्जा कौन उपलब्ध करवा सकता है? परमाणु ऊर्जा। और इसलिए भारत परमाणु ऊर्जा पर विशेष रूप से बल दे रहा है अगर वो अपने डेटा सेंटर्स को और लार्ज एआई मॉडल को लगातार चलाना चाहता है, ट्रेन करना चाहता है। तो भारत की कोशिश कर रहेगी परमाणु ऊर्जा के अंतर्गत। भारत की रणनीतिक स्थिति के बारे में बात करें तो जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने यह कहा है कि भारत ग्लोबल एआई प्रतिस्पर्धा में यूएसए और चीन के बाद तीसरे स्थान पर खड़ा है। और भारत की जो सबसे बड़ी ताकत वो है कि भारत की जो जनसंख्या वो 1.4 अरब है। यानी भारत जो एआई सॉल्यूशंस हैं उनका बड़े स्तर पर परीक्षण कर सकता है। और भारत की जो सामाजिक परिस्थितियां हैं वो भिन्न हैं, भारत में बहुत सी बोलियां हैं, बहुत सी भाषाएं हैं, तो वहां पर एआई परीक्षण का बड़े स्तर पर यूज हो सकता है, एआई परीक्षण किए जा सकते हैं। भारत ने पहले भी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतर प्रदर्शन किया है, चाहे वो आधार हो, चाहे वो यूपीआई हो, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस हो। तो भारत एआई को भी बड़े स्तर पर इसका तकनीकी इस्तेमाल करने में, इसको तकनीकी स्तर पर लागू करने में कामयाब हो सकता है, क्योंकि भारत ने पहले भी करके दिखाया है। तो इस समिट का किस प्रकार से नतीजा निकलता है, किस तरह की बातें आती हैं, ये देखने वाली बात होगी। अभी हमने एआई के बारे में ये सामान्य जानकारी हासिल कर ली है, किस प्रकार से भारत की सामने चुनौतियां हैं और क्या क्या होने जा रहा है। अब आपके लिए एक प्रश्न है, प्रश्न क्या है? एआई इंपैक्ट समिट 2026 की थीम क्या है? डिजिटल फ्यूचर, पीपल, प्लैनेट, प्रोग्रेस, एआई फॉर बिजनेस या सिक्योर एआई वर्ल्ड? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर भी करते रहिए अपने दोस्तों के साथ। फिर से एक नए सेशन में मिलेंगे। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।